Okay, beta, we are going to start today's lecture. Let me share today's work, what we have to do. जी बच्चों, we have completed chapter number 2. Now we're going to do its exercise. अब हमने chapter 2 complete कर लिया है. दो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए. हम इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं ताकि कोई एम्बिग्विटी, कोई आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए और हमारी इसी एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में रिवीजन भी हो जाए. जो चीज़ हमें नहीं याद रही वो याद हो जाए. ठीक है, तो इसके हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस में कुछ बुक के हैं और कुछ मैंने ऐड किए हैं. तो एमसीक्यूज आपने ज़्यादा से ज़्यादा याद करने, उसमें पूरे मार्क्स आ जाते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं जी, जी डब्ल्यू कैन ऑपरेट इन डैश मोड. कितने मोड्स होते हैं जी डब्ल्यू बेसिक के? हमने पढ़ा था दो मोड्स होते हैं. टू मोड्स में काम करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मोड किस तरह होता है जी? डायरेक्ट मोड कैलकुलेटर की तरह होता है. उसमें लाइन नंबर नहीं होते, डाटा सेव नहीं होता और एंटर करने से हमारा काम हो जाता है, यानी आउटपुट नजर आ जाता है. मैंने दो तीन पॉइंट इसके बताए थे आपको. इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है? इनडायरेक्ट मोड में हमारे पास डायरेक्ट लाइन नंबर होता है, डाटा सेव होता है उसमें, और कंट्रोल ब्रेक करें या सी करें तो हमारे प्रोग्राम से एग्जिट करते हैं और फिर रन कमांड से वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं. तो दो तीन डिफरेंस मैंने आपको बताए थे. रिवाइज में साथ साथ करता जाता हूँ जहाँ तक पॉसिबल है ताकि आपको याद रहे. तो जी डब्ल्यू बेसिक जो है ऑपरेट करती है टू मोड्स में. इट्स का बी आंसर के. द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम इन GW बेसिक इज 40 कैरेक्टर्स में पढ़ा था कि वेरिएबल की लेंथ कितनी हो सकती है? 40 कैरेक्टर तक हो सकती है. नेक्स्ट है जी, इफ टू और मोर स्टेटमेंट्स आर रिटन ऑन अ सेम लाइन. कि अगर दो हमने स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में लिखी नहीं हो, तो मैंने आपको बताया था वैसे तो एक लाइन, फॉर एग्जांपल 10 नंबर पे हमने कोई और स्टेटमेंट लिखी है, 20 पे कोई और लिखी है, लेकिन हम दोनों लाइंस को एक ही स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको सेमी कॉलन लगा कर कॉलन लिख लगा सकते के। हैं. सेमी कॉलन दरमियान में लगाएंगे तो उसमें ऐड कर देंगे. जी, फिफ्थ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर फॉर इंटीजर. इंटीजर का हमने पढ़ा था. इंटीजर क्या है? परसेंट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड सेकंड थर्ड फोर्थ करवा दो जरा। जी, मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम. सेकंड थर्ड और फोर्थ। जी, मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम इज 40 करेक्टर्स. 40 करेक्टर्स की लेंथ होती है वेरिएबल की, हमने बताया था. और लाइंस कितनी होती हैं? लाइंस टोटल 65,529 लाइंस होती हैं. ठीक है ना? तो वेरिएबल की जो लेंथ है, हम कितना लंबा वेरिएबल नेम ले सकते हैं? 40 करेक्टर. लेकिन ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो 4-5 करेक्टर. फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 10 है, तो यस सर। ए कितना है? एक हमने करेक्टर लिया है. तो मैक्सिमम 40 तक हम दे सकते हैं, याद रखना है. और अगर इफ टू और मोर स्टेटमेंट रिटर्न इन वन लाइन, अगर दो स्टेटमेंट्स को हमने एक लाइन में लिखना हो तो किस तरह लिखते हैं? दरमियान में सेमी कॉलन. अगर सेमी कॉलन नहीं लगाना तो फिर हम दो स्टेटमेंट बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल 10 नंबर एक स्टेटमेंट है, 20 नंबर दूसरी स्टेटमेंट है. लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट को हम 10 नंबर में इकट्ठा लिखना चाहते हैं तो दोनों के दरमियान क्या आना चाहिए? सेमी कॉलन आना चाहिए. ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर फॉर इंटीजर. और इंटीजर के लिए मैंने बताया था कौन सा करेक्टर यूज होता है? परसेंट साइन यूज होता है. डॉलर जो है वो हमारा स्ट्रिंग के लिए यूज होता है. और सिंगल प्रिसीशन और डबल प्रिसीशन के लिए भी मैंने बताया था कि ये सिंबल यूज होते हैं. ठीक है ना? तो ये टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर आपने याद रखने. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस. सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा इवेल्युएट होता है, सॉल्व होता है एक कम्प्लेक्स स्टेटमेंट में? तो हमने देखा था कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसकी होती है, जो सबसे पहले सॉल्व होता है, वो ब्रैकेट्स होती हैं. और सबसे लास्ट जिसकी लोएस्ट प्रॉपर्टी होती है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो ये डी है. तो हमारा इसमें हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होगी? हाईएस्ट प्रेसिडेंस सबसे पहले हमारे पास ये ब्रैकेट सॉल्व होती है. तो ए हमारे पास आ नंबर. दूसरा है जी, अब वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विद. मैंने बताया था कि वेरिएबल नेम में अल्फाबेट्स आ फिफ्थ सकते ए क्या था? फिफ्थ जी. वाले का किसका? फिफ्थ वाले का ए है। फिफ्थ का आपको भी ए है. ब्रैकेट दी हुई है मगर हमारी जी, हमारे पास कुछ और उन्होंने दी हुई हाँ, वैल्यू। वो अंडरस्कोर दिया होगा ना, और हेड साइन दिया होगा. हेड साइन दिया हुआ है. हेड हेड हाँ. साइन दिया हुआ हाँ, जी। तो उसकी भी ज्यादा प्रेसिडेंस है. देखिए, सबसे पहले जो है हमारे पास ब्रैकेट्स की है, उसके बाद हेड साइन की आती है. तो अगर ब्रैकेट ही दी हुई तो उसके ठीक। बाद सेकंड नंबर पे कौन सा होगा फिर? हेड साइन होगा. ठीक है ना?
तो यहाँ पे हेड साइन। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट जी में सर। लिख दिए, आपने इसका थोड़ा सा ऑर्डर याद रख लेना है कि अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो दूसरे नंबर पे कौन सी इवैल्यूएट होगी, दूसरे नंबर पर हेड साइन होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमारे और पास फोर्थ वाले में क्या था? है फोर्थ 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 वाला एमसीक्यू का। फोर्थ बी पार्ट है, परसेंट से हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए परसेंट इज इक्वल टू 10, तो 10 न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर है तो मैं ए के साथ परसेंट लगाऊंगा, ठीक है ना। तो बी आंसर जी है। सर ठीक। सिक्स्थ है जी हमारे पास वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में क्या आना चाहिए जी, डिजिट्स भी हों, अल्फाबेट्स भी हों, लेकिन स्टार्ट किससे हमेशा होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, तो ए इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट की टू रन अ प्रोग्राम। F2 प्रेस करेंगे तो हमारी जो प्रोग्राम है वो रन करना शुरू कर देगा, या F2 ना प्रेस करें, कमांड रन ही लिख लें और एंटर करें, अगर फाइल का नेम लिख लें, या सिंपल रन लिख के हम एंटर करें तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। 8 है जी, व्हेन अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज कन्वर्टेड टू इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट इज ट्रंकेटेड राउंड ऑफ। अब ट्रंकेटेड और राउंड ऑफ में क्या है जी, राउंड ऑफ होता है कि उसकी वैल्यू को एडजस्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल 23.2 है, तो पॉइंट के बाद 2 है तो हम आंसर क्या ले लेते हैं, 23 ले लेते हैं। लेकिन अगर 23.7 है तो फिर हम क्या करते हैं, हम 24 बना लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना मैथ्स में भी, इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना। लेकिन ट्रंकेट में क्या होता है, चाहे पॉइंट के बाद 7 आए, पॉइंट के बाद ना, आपने छोड़ देना है उसको। अगर 23.7 है तो हम सिर्फ 23 ही लेंगे, ठीक है। तो ट्रंकेट में आपने उसका डेसिमल पार्ट छोड़ देना होता है, चाहे जो भी वैल्यू हो, लेकिन राउंड ऑफ में आपने उसकी वैल्यू को उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। जैसे 22.9 है तो आप 23 कर देंगे। तो जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो वो राउंड ऑफ हो जाती है, ट्रंकेट नहीं होती, क्योंकि उसका डेसिमल पार्ट भी काउंट होता है। तो राउंड ऑफ लिखना है, इसका बी पार्ट है। नाइन्थ में देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेम्परली स्टॉप्स एग्जीक्यूशन। टेम्परली स्टॉप कौन सा करती है जी, स्टॉप कमांड है। अगर मैंने अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट के दरमियान स्टॉप लिखा हुआ है तो वो हमारे प्रोग्राम को टेम्परली स्टॉप कर देगी। लेकिन स्टॉप करने के बाद इसको ख़त्म करने के लिए मैं काउंट स्टेटमेंट या कंटिन्यू करूंगा तो मेरा प्रोग्राम वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कंटिन्यूज द प्रोग्राम हुज एग्जीक्यूशन टर्मिनेटेड टेम्परली। हाँ ये देखें, ये काउंट स्टेटमेंट है। अगर मैं स्टॉप से ब्रेक करूंगा, स्टॉप करूंगा तो कंटिन्यू से मैं उस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर दूंगा। अब 11 है जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कितनी तरह के हैं। दो हमने पढ़े थे कि इंटीजर भी हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स भी हैं, और हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी हैं। तो दो टाइप्स हम कह सकते हैं। डॉलर साइन अटैच, डॉलर साइन किसके साथ लगाते थे, डॉलर साइन हम स्ट्रिंग वेरिएबल के लगाते थे, जैसे ए डॉलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में अली। तो जब भी हमने स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है तो उसके साथ उसकी टाइप डिक्लेरेशन डॉलर साइन आएगी, तो इसका बी आंसर सही है। 13 है जी, एवरी स्टेटमेंट बेसिक मस्ट बी स्टार्टेड विद। सारी स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होनी चाहिए, लाइन नंबर से स्टार्ट होनी चाहिए, तो सी पार्ट इसका है 13 का। 14 है जी, विच इज अ वैलिड वेरिएबल नंबर। कौन सा वैलिड वेरिएबल नंबर है, ये पहला भी इंटीजर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी इनवैलिड है। सी भी इंटीजर से स्टार्ट हो रहा है, इनवैलिड है, ये भी सर ये इंटीजर। आपने अपने से बनाए हुए हैं? जी, इसमें कुछ अपने से भी बनाए हुए हैं, कुछ बुक के भी हैं, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज वो कहीं से भी दे सकता है, जितने ज्यादा आप कर लेंगे, जितने ज्यादा आप याद रखें उतना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो ये सब वो चीजें हैं जो हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में अपनी पीपीटीज में करके आ गए, कोई इसमें चीज नई नहीं है, ठीक है ना। हमने वेरिएबल का नाम पढ़ा था ना कि वेरिएबल का नाम हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट से। अब इसमें भी देखें 3 है, न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक, तो ये तीनों इनवैलिड हैं। जो वेरिएबल अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है वो बी है, TTV3, इसको हम वेरिएबल के नाम पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये वैलिड है, ठीक है जी। हमने ऑटो कमांड पढ़ी थी, ऑटो कमांड क्या करती थी, ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट करती थी, तो इसका 15 का बी पार्ट ऑटो है जी, जो जनरेट करती है ऑटोमेटिक लाइन नंबर। 16 है जी, विच कमांड इज यूज टू डिलीट प्रोग्राम्स लाइन। डिलीट प्रोग्राम लाइंस के लिए हमने देखा था डिलीट करते थे, डिलीट के आगे 10-20 लिखते थे, इसका मतलब है 10 से लेकर 20 तक जो स्टेटमेंट्स हैं उनको डिलीट कर दो, तो डिलीट कमांड डी पार्ट इज द राइट आंसर। 17 देखे जी, 17 17 में वो कहते हैं विच कमांड इज यूज टू डिलीट प्रोग्राम फ्रॉम द डिस्क। आपने अपने प्रोग्राम को, अपनी फाइल को डिलीट करना है डिस्क से,
तो कौन सी कमांड होती थी? किल कमांड होती थी। किल कमांड आपकी फाइल को, आपके प्रोग्राम को डिलीट कर देती थी। किल लिखें, आगे फाइल का नाम लिखें, आपकी फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन डिलीट कमांड फाइल के लिए यूज नहीं होगी। डिलीट कमांड ये जो ऊपर है, ये स्टेटमेंट्स के लिए होती है कि स्टेटमेंट नंबर 10 डिलीट करना है, स्टेटमेंट नंबर 20 करनी है, 20 से लेकर 40 तक करनी है। जब स्टेटमेंट्स डिलीट करनी हो तो डिलीट करना है, जब फाइल डिलीट करनी हो तो किल यूज करना है आपने, ठीक है ना। तो डी पार्ट 18 है जी, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कल हमने पढ़ा था MKDIR, मेक डायरेक्टरी कमांड आपने यूज करनी है। 19 देखें जी, विच की यूज टू लोड अप GW। लोड करने के लिए हमने लोड कमांड पढ़ी थी। लोड लिखना है और आगे फाइल का नेम इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, एंटर करना है, फाइल लोड हो जाएगी यानी मेमोरी में आ जाएगी। या हम F3 लिखें, उसके बाद फाइल का नाम लिखें तो हमारी फाइल लोड हो जाएगी। तो F3 आपने याद रखना है फाइल को लोड करने के लिए। 20 देखें जी, 20 है, विच कमांड इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम GW बेसिस। GW बेसिस को एग्जिट करके वापस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में आने के लिए हम सिस्टम कमांड यूज करते हैं। अब सिस्टम लिखें तो हमारा GW बेसिक का प्रोग्राम जो है फिनिश हो जाएगा, हम वापस विंडोज में आ जाएंगे। 21 है जी, विच कमांड इज यूज टू क्लियर ऑल वेरिएबल फ्रॉम द कंप्यूटर वेरिएबल। कौन सा है जिससे सारे वेरिएबल क्लियर हो जाते हैं? क्लियर की कमांड से सारे वेरिएबल जो हैं वो मेमोरी में क्लियर हो जाते हैं। इंटीजर जो है वो नील हो जाता है, इंटीजर जो है जीरो हो जाता है, और स्ट्रिंग जो है वो नल हो जाता है, यानी दोनों वेरिएबल क्लियर हो जाते हैं। तो क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड यूज होगी। 22 है जी, विच स्टेटमेंट यूज टू असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इनपुट स्टेटमेंट है, जब इनपुट की स्टेटमेंट आएगी तो वो हमसे कोई वैल्यू डिमांड करेगा। फॉर एग्जांपल इनपुट एंटर एनी नंबर, जब मैं लगाऊंगा इनपुट एंटर एनी नंबर तो मुझसे पूछेगा एंटर एनी नंबर, तो मैं उसको कोई भी वैल्यू दूंगा। इसका मतलब है कि वो मुझसे वैल्यू ले रहा है, कब ले रहा है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो इनपुट आपने लिखना है, इसका आंसर बी है। 23 है जी, विच इज अ नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट नहीं होती वो रैम स्टेटमेंट है। रैम किस लिए होती है? रिमार्क्स लिखने के लिए या आपके कमेंट्स लिखने के लिए होती है। ये ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि ये आपको एग्जीक्यूट करके या एरर दे या एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे। ये सिर्फ आपकी रीडेबिलिटी, प्रोग्राम को याद रखने में जो चीजें होती हैं उसके लिए हम रैम कमांड यूज करते हैं, यानी रिमार्क की। 24 है, स्टेटमेंट यूज टू सेंड आउटपुट टू ए मॉनिटर। आउटपुट को मॉनिटर में भेजने के लिए हम प्रिंट कमांड यूज करते हैं, लेकिन वही आउटपुट को, और 25th है, स्टेटमेंट यूज आउटपुट द प्रिंटर, और वही कमांड चीज को हम प्रिंटर में भेजने के लिए एल प्रिंट यूज करते हैं। कल हमने पढ़ा था, सिर्फ प्रिंट लिखूंगा तो मॉनिटर पे प्रिंट होगा, जब एल प्रिंट लिखूंगा तो प्रिंटर पे प्रिंट होगा। कल बताया था ये, ठीक है। 26 है, GW बेसिक प्रोग्राम लाइंस कैन नॉट हैव कैरेक्टर्स। अब कितने कैरेक्टर्स एक लाइन में हो सकते हैं जी? 255 हो सकते हैं। हमने एक पढ़ा था कि मैक्सिमम वेरिएबल के 40 लाइन होते हैं। लाइंस में कैरेक्टर कितने होते हैं? 255 कैरेक्टर्स होते हैं। और टोटल लाइंस हम कितनी लिख सकते हैं? 65,529 लाइंस लिख सकते हैं। तो 255 इसका आंसर है, सी है 26 का। देयर कैन बी मैक्सिमम डैश लाइन 65,529 लाइन। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक .bas होती है उस एक्सटेंशन। द रिजल्ट ऑफ 3 mod 5, ये मॉड ऑपरेटर है जो हमने पढ़ा था, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। और मॉडुलस ऑपरेटर भी हमने पढ़ा था, याद रखना। देखें 3 mod 5 है, इसका मतलब है कि मॉड से पहले 3 है और मॉड के बाद 5 है। तो ये हम 3 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मॉडुलस नहीं ले सकते। हमेशा याद रखना है कि मॉड से पहले बड़ी वैल्यू आनी चाहिए और बाद में, फिर हम मॉड को 5 को अंदर रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे स्मॉल वैल्यू से। लेकिन यहाँ पे है 3 मॉड 5, यानी 3 को हम अंडर रूट के अंदर रखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, जो पॉसिबल है। तो जब भी याद रखना है, जब भी मॉड से पहले स्मॉल वैल्यू हो और मॉड के बाद 5 हो, यानी 3 डिवाइड नहीं होता 5 से, तो आंसर हमने 0 देना होता है कि 0 आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर 5 मॉड 3 होता तो फिर उसका आंसर 1 आ सकता था, क्योंकि 5 को 3 को डिवाइड कर 3 1 जा 3 और आगे 2 बच जाते तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आ जाता, आंसर उसका 2 आ जाना था, ठीक है ना। लेकिन ये डिवाइड नहीं होता 3 मॉड 5, तो हमने सिंपल इसका आंसर कह देना, इसका आंसर 0 है। 30th देखें जी, विच आर लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से जी? एंड, और नॉट, और ऑल ऑफ दीज जो है ये हमने लिख दिया हुआ है। GW करेक्टर सेट ऑफ GW कंप्राइजेस अल्फाबेट्स
स्पेशल करेक्टर, न्यूमेरिक, ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारे पास करेक्टर सेट्स में ये सारी चीजें आ जाती हैं, ऑल ऑफ दीज आ जाती हैं, जो जो करेक्टर उस पर कंप्राइज करता है। आगे देखें, आगे आपने ये याद रखना है जी, फंक्शन की F1 से F9 तक, F1, F2, F3, F4, F5, 6, 7, 8, 9, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। What does IDE stand for? Discuss feature of GW IDE. IDE मैंने बताया था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ये वो एनवायरनमेंट है जिसमें हम GW बेसिक की स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं और रन करते हैं। यानी कि वो इंटरफेस, वो वो इंटरफेस, वो एरिया जहाँ पे हम अपनी कमांड्स को राइट करते हैं, एडिट करते हैं, लोड करते हैं, रन करते हैं, सारा काम करते हैं, उस एरिया को हम क्या कहेंगे? आईडीई कहेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मैंने दिया हुआ है। एक्सप्लेन द टर्म लोडिंग अ प्रोग्राम, व्हाई शुड अ प्रोग्राम बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन। कहता है लोडिंग का क्या मतलब है। लोडिंग कल भी मैंने आपको बताया था, लोडिंग मीन होती है कि आपका प्रोग्राम जब भी सेव हो रहा है वो हार्ड डिस्क पे जाके सेव हो रहा है, और जिस प्रोग्राम ने भी एग्जीक्यूट होना होता है, इवन आपकी विंडो भी जब ऑपरेट होती है, चलती है, जब आप विंडो को, कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं, तो उसका सारा सॉफ्टवेयर विंडो का कहाँ पड़ा होता है? हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है। लेकिन जब आप बटन को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हार्ड डिस्क से सारी विंडो का सॉफ्टवेयर आपकी मेमोरी यानी रैम में आना शुरू कर देता है, और वहां आके लोड होता है, तो हमारी विंडो स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जब आप GW बेसिक की भी फाइल या किसी भी फाइल सेव करते हैं, वो हार्ड डिस्क में जाके सेव होती है, और जब आपने वो एग्जीक्यूट करनी हो तो आपको हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की मेमोरी में लाना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं लोडिंग। लोडिंग के लिए मैंने कल कल बताया था कि लोड लिख के आगे फाइल नेम लिखे, इन्वर्टेड कॉमा में एंटर करें, आपकी फाइल हार्ड डिस्क से आपके मेमोरी में, रैम में लोड हो जाएगी। या F3 प्रेस करें तो वो भी F3 की भी हमारी लोडिंग के लिए होती है। तो याद रखना है, लोड क्या करेगा? मेमोरी से, हमारे हार्ड डिस्क से मेमोरी में ले आएगा। वो कहता है एक्सप्लेन द यूज ऑफ कॉमा एंड सेमीकोलन विद प्रिंट। प्रिंट और सेमीकोलन, जब हम सेमीकोलन यूज करेंगे, ये देखें, when comma is used in print statement, string comma is print statement cause output print across screen। अब देखें, दो उसने हमने पढ़े थे कि एक कॉमा पढ़ा था और एक सेमीकोलन पढ़ा था प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। जब हम कॉमा यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा आउटपुट जो आएगा वो 14 स्पेसिस के बाद आएगा, लेकिन जब सेमीकोलन यूज करेंगे तो हमारा आउटपुट इकट्ठा विदाउट एनी स्पेस आ जाएगा। इसकी जरा एग्जांपल जी। कर रहे हैं ये सारे बुक वाले कर रहे हैं क्या आप इसमें, क्योंकि बुक में तो नहीं है वो क्या चीज? देखिए ये सारे करने हैं जो मैं जो आप आपको, अभी क्वेश्चन, जी मैं आपको जो क्वेश्चन, जो मैं जो भी आप आपको, क्वेश्चन ये सॉल्व करवा रहे हैं। जी जी, ये सारे आपने करने हैं, चाहे बुक में है या नहीं है। ठीक है ना, बुक गौर से पढ़ेंगे, सारा कुछ उसमें से ही है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये सब मैं जब आपको नोट्स दूंगा या मैंने तो पीपीटी जो दी है वो सब आपने तैयार करनी है। जी, ये देखें। अभी ये सारा सर कॉपी आपसे पेस्ट आप सर आपसे देंगे। एक रिक्वेस्ट है सर। जी जी, सर क्या? हमें प्लीज नोट्स दे दें सर। हमें अगर पीपीटी से सर हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सर वो हमारे सर पिछले डिलीट हो जाते हैं ठीक या है, सर मुश्किल होता है, तो सर आप नोट्स दे दें। अगर हमें चले 15 ठीक है। सितंबर को सर वैसे भी स्कूल खोल रहे हैं, आज आज अगर आप सर हमें नोट्स को नोट्स मिल अगर जाएं आप तो। इसको आज आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे नोट्स। नोट्स को अगर आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना या फिर। जी, नोट्स आपको आज मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, लाइट चली गई है सर कहीं। नोट्स मिल तो जाएंगे मगर नोट्स इतने लेंथी ओके होते हैं थैंक कि यू उसको सर। बंदा कॉपी पे लिख ही नहीं सकता। आप कुछ ना कुछ तो लिखना शुरू करें, अपनी कॉपी तो मेंटेन करें ना, ताकि जब आपकी मंगवाई जाए कॉपी, मिसमैच भी मंगवाएं या कोई, तो पता तो चले कि थोड़ा सा काम हुआ हुआ है। आप 100% अगर नहीं कर सकते तो सर कुछ इंपॉर्टेंट तकरीबन क्वेश्चन तो सारे करें ना। सब्जेक्ट्स का काम हो रहा है सिवाय कॉपी पे, सिवाय कंप्यूटर के, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या क्या लिखें और क्या ना लिखें, इतना काम है। बेटा आपको रोज मैं होम असाइनमेंट बता तो रहा हूँ कि ये आपने करनी है, आप क्यों नहीं फिर उसको फॉलो करते? कोई इतना डिफिकल्ट है कुछ इसमें? सर जो लिखी हुई है असाइनमेंट वो आपने सिर्फ कंप्यूटर पे उतारनी है, उसको लर्न करना है। प्रिंट की, अब ये मैंने बताई है, ये प्रिंट की हम 3-4 दिन से स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, 3-4 लेक्चर हो गए हुए हैं। अब वो स्टेटमेंट्स आपने करनी है कि नहीं करनी, वो तो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, उसको अपनी कॉपी पे लिखें।
लिखने से आपको पता लगेगा, जब तक आप सिंटेक्स लिखेंगे नहीं आपको नहीं पता लगेगा, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे। आप किसी कोई एक कॉमा का या फुल स्टॉप का या सेमीकोलन अगर नहीं लगाते एग्जाम में, प्रोग्राम में या किसी जगह पे, तो आपको वो सारा खत्म कर देगा, जीरो दे देगा, क्योंकि प्रोग्राम उसके बगैर नहीं रन करेगा। मैं इन प्रिंट स्टेटमेंट में मैं कॉमा ना लगाऊं या इक्वल का साइन ना लगाऊं तो ये प्रोग्राम कभी भी रन नहीं करेगा। तो ये जब आपको चीजें याद होंगी जब आप एक दफा अपने हाथ से लिखेंगे ये चीजें। तो इसीलिए लिखने के प्रैक्टिस के लिए आपको ये होम असाइनमेंट दी जाती है कि आप लिखें, उस प्रैक्टिस करें। याद तो आपने करना ही है, आपको नोट देंगे वो आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। कोई किसी ने कहीं से याद करना है, मैं जो नोट दूंगा उसमें से याद कर लें, वो इजी है, सबसे बेहतर लिखे हुए, तो आप उसमें से याद करें। लेकिन एक दफा जब तक आप हाथ से लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके लिए हमेशा मुश्किल ही रहेगी, आप परेशान ही रहेंगे। अब अभी भी आप परेशान हैं कि हम क्या काम करें, क्यों? आपने पिछला काम कोई नहीं किया हुआ। अगर आप साथ साथ करते जाएंगे तो आपके जहन में कम से कम मेंटल सेटिस्फेक्शन होती कि मैंने इतना काम किया हुआ है और ये मैं कर सकता हूँ। तो अभी से होम असाइनमेंट जो रह गई है वो करना शुरू करें, ताकि आपके 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हुए। लेकिन अभी तक आपका कोई काम नहीं मुझे आ रहा है, तो कब करेंगे फिर ये काम? आपका दिन भी थोड़े रह गए हुए। इसको आप लिखना शुरू करें, और जहां तक पॉसिबल है लिख के मुझे सेंड किया करें, ताकि मुझे पता चले कि ये काम हो रहा है। जब तक एक दफा भी आप हाथ से नहीं लिखेंगे तो आपका काम नहीं होगा, आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, होम असाइनमेंट करनी है ना अब, कि नहीं करनी? जी कहाँ चले गए? सर कर लेंगे करनी सर। हाँ बस करनी तो है सर, वो तो नोट्स पे डिपेंड करता है। हाँ बेटा लाजमी करें इसको, जब तक आप एक दफा हाथ से नहीं लिखेंगे तो सर आपको आप याद नोट्स नहीं प्रोवाइड होगी। कर देना सर, हम उससे हेल्प लेके अपने नोट्स बना लेंगे। नोट्स मैंने फर्स्ट चैप्टर जो किया था उसके तो भेज दिए थे, वो आपने किए? जी फर्स्ट चैप्टर के तो सर नोट्स वही मैंने तो कह रहे आपको हैं सर, भेज वो दिए थे ना। नोट्स में से सर डिलीट हो जाते हैं सर, मिलते नहीं है सर, इस तो वजह फिर से क्या सर इसका क्या बता सोल्यूशन दें। है कि डिलीट हो जाते हैं तो क्या हो सकता है? आप बताएं मुझे इसका क्या सर आप सोल्यूशन। प्रिंटेड फॉर्म में दे दें। बेटा मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज रहा हूँ, आप उसके प्रिंट आउट नहीं ले सकते? ये अब आप इतने सेंसिबल, आप 9th क्लास में, आप इतने सेंसिबल तो हो ना सर कि दे अब दें सर, कि सर मैंने किस तरह सर मैं उसको। प्रिंट निकलवा लूंगा सर, दे दें। हाँ तो मैंने आपको भेज तो दिए थे, फर्स्ट चैप्टर के आपको दिए नहीं? अपने गूगल क्लासरूम में देखे, वहां पढ़े, कितने दिन हो गए मैंने आपको दिए हुए हैं। आप एक्चुअली सीरियस नहीं होते कि हमने पढ़ना है। ये काम आपने ही करना है, जितना मर्जी बचे, ठीक है ना। आपने करना है और आपने एग्जाम देने। तो ये कि सोच के कि यार पता नहीं शायद मेरी जगह कोई और एग्जाम दे देगा, मैं अगर इसमें जरा लिंगर ऑन करूंगा इसको लटकाता तो नहीं, शायद मेरी बारी नहीं आएगी। आएगी, आप ही की बारी आएगी, आपने ही करना है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करने की बजाय या किसी और को देखने के कि यार वो नहीं कर रहा तो मैं भी ना करूं, आप अपनी तैयारी रखें और जितनी पॉसिबल हो जल्दी जल्दी इसको काम को कंप्लीट करते जाएं, क्योंकि आगे इससे ज्यादा टफ चैप्टर्स आते जा रहे हैं। तो फिर ये आपके पीछे रह जाएंगे, आगे आगे वाला काम आ जाएगा। तो इसलिए इसको अभी से ग्रिप करना शुरू कर दें। जो है आपको मैंने नोट्स कितने दिन हो गए जब फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ था सेंड किए थे, आपको चाहिए था उसको उसी वक्त अपना प्रिंट आउट निकाल लेते। 2-4 पेज थे वो, सारे प्रिंट आउट लेके अपने पास रखते, उसको कॉपी पे अब उतारते, उधर भी आपके सेव हो जाते, आपके पास नोट्स भी। अब सेकंड चैप्टर आप करते, तो अभी आपके पास फर्स्ट चैप्टर के भी नहीं है, सेकंड चैप्टर के भी नहीं है, तो किस तरह काम कंप्लीट होगा ये? आपने ही करना है और इसको जिम्मेदारी से करें, ठीक है ना। मैं आपको आज इंशाल्लाह भाई ये यहाँ तो नोट्स बनवा लें या कॉपी पे लिखवा ले, दो दो चीजें करें। आप नोट्स तो प्रिंट आउट तो लेना और उसपे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो लिखना शुरू करें ना, क्योंकि ये GW बेसिक जो है सारी प्रोग्राम्स वाली है और इसमें प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रोग्राम से पहले उसके सिंटैक्स भी लिखने पड़ेंगे। तो ये लिखने वाला काम है, इससे लिखने के बचने की कोशिश ना करें कि ना लिखूं और करूं, तो आपके वो कमांड नहीं आएगी GW जब तक आप लिखेंगे नहीं, ठीक है। हम हमेशा इसी तरह बच्चों से लिखवाते रहे, कोई फर्स्ट टाइम आपसे नहीं कह रहे कि लिखें या आप पे प्रेशर डाल रहे हैं। हमेशा सबने काम यही किया है और इसी तरीके से उनके मार्क्स आए हैं, तो आपने भी इसी तरीके से ही करना है, ठीक है। तो ये लिखना शुरू करें और काम करना शुरू करें, बातों की बजाय अपना अमली काम शुरू करें, इसको याद करना शुरू करें, इसको लिखना शुरू करें, ताकि आपकी तैयारी हो। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट देख रहे थे, प्रिंट स्टेटमेंट में हम 2 चीजें यूज करते थे, एक कॉमा और एक सेमीकोलन। तो जब भी हम कॉमा यूज करेंगे तो आपने याद रखना है, कॉमा जब भी यूज होता है वो 14 स्पेसिस के बाद प्रिंट करता है 2 कैरेक्टर्स को। लेकिन जब सेमीकोलन प्रिंट करेंगे तो वो विदाउट एनी स्पेस यानी साथ साथ जोड़ देता है। देखें, अब यहाँ पे मैंने ए में 100 स्टोर करा है, बी में 200, और प्रिंट में कह रहा हूँ ए कॉमा बी। अब दोनों के दरमियान मैंने कॉमा डाला है और दूसरा मैं कह रहा हूँ प्रिंट ए सेमीकोलन बी।
यहाँ कॉमा है और यहाँ सेमीकोलन। जब मैं कॉलन कॉमा दूंगा तो दोनों आउटपुट 14 स्पेसेस के बाद आएंगे, यानी कि ए की वैल्यू आएगी, कॉमा 14 स्पेस देगा और फिर बी की वैल्यू आएगी। लेकिन जहां मैंने सेमीकोलन दिया है, सेमीकोलन का मतलब है विदाउट एनी स्पेस, तो आपने देखा कि दोनों आउटपुट जो है वो इकट्ठे जुड़ गए, उनके दरमियान स्पेसेस खत्म हो गई हैं। तो इस स्प्रेड में आपको पता चल जाएगा कि कॉमा और सेमीकोलन क्या काम कर रहा है। जो आपको सूट करे, जहां आप कॉमा यूज करना चाहें वहां कॉमा स्पेस देना चाहें कॉमा यूज करें, जहां स्पेस नहीं देना चाहें वहां सेमीकोलन यूज करें। ठीक है। नेक्स्ट देखा जी लिस्ट और एल लिस्ट क्या है। अभी हमने पढ़ा है लिस्ट क्या करेगा जी, आपका मॉनिटर पे आउटपुट भेजेगा, और एल लिस्ट क्या करेगा, उस प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को जो आप प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंटर पर भेज देगा, प्रिंट आउट दे देगा। व्हाट डज GW बेसिक स्टैंड फॉर, हमें पता है GW बेसिक क्या है जी, GW जनरल वर्क बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। वो कहते हैं जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट वो हैं जो आपके प्रोग्राम में डाटा को इनपुट करती हैं, जैसे इनपुट की कमांड आ गई है, रीड डाटा हमने पढ़ा था वो कमांड आ गई है। आउटपुट स्टेटमेंट कौन सी है, वो स्टेटमेंट विच आर यूज टू गेट आउटपुट फ्रॉम योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर से आउटपुट हासिल करने के लिए, कंप्यूटर से डाटा को बाहर भेजने के लिए। जैसे प्रिंट और एल प्रिंट, प्रिंट क्या करेगा, आपके डाटा को मॉनिटर पर बाहर भेज देगा, और एल प्रिंट क्या करेगा, आपके डाटा को कंप्यूटर से बाहर प्रिंटर पर भेज देगा, तो ये आउटपुट हो जाएगा। अब देखें जी, वो कहता है जी एक प्रोग्राम है छोटा सा, वो कहता है राइट अ प्रोग्राम टू रीड 10 वैल्यू स्पेसिफाई इन डाटा स्टेटमेंट डिस्प्ले द सम ऑफ दिस वैल्यू। अब हमने रीड और डाटा स्टेटमेंट पढ़ी थी। रीड डाटा स्टेटमेंट क्या था, दोनों स्टेटमेंट्स इकट्ठी यूज होती थी। एक रीड में हम वेरिएबल्स देते थे और डाटा में उसका डाटा देते थे। और किस लिए रीड और डाटा स्टेटमेंट यूज होती थी, कि अगर हम एक से ज्यादा वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर 100 वेरिएबल्स को मैंने वैल्यू असाइन करनी है, तो मैं पहले दूंगा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30, d इज इक्वल टू 40, और चलता चला जाऊंगा, इतनी देर लग जाएगी। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या यूज करना है, रीड और डाटा स्टेटमेंट। रीड में मैं सारे वेरिएबल्स दे दूंगा a b c d e f, और डाटा में मैं सारा डाटा दे दूंगा 10 20 30 40, तो वो खुद ब खुद वन बाय वन पिक करता जाएगा। a की वैल्यू 10 पिक कर लेगा, b की वैल्यू 20 खुद ब खुद करेगा। तो इसलिए रीड डाटा स्टेटमेंट। अब वो कहता है रीड डाटा स्टेटमेंट के जरिए आपने एक प्रोग्राम को कैलकुलेट करना है। देखें ये रीड है, और रीड में मैंने वेरिएबल सारे लिख दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 10 वेरिएबल। और इन 10 वेरिएबल्स में वैल्यूज क्या है, ये हमने डाटा में दे दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है ए को 1 वैल्यू मिल जाएगी, बी को 2 मिल जाएगी, सी डी को हमारे पास 3 मिल जाएगी, ई को 4 मिल जाएगी। वन बाय वन, इसको कहते हैं वन बाय वन कॉरेस्पॉन्डेंस, कि पहला वेरिएबल पहली वैल्यू उठा लेगा, दूसरा वेरिएबल दूसरा डाटा की वैल्यू उठाएगा, तीसरा तीसरा। तो अब ये हमने इन सब वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी है डाटा में, हम सम करेंगे, इन सबको जमा कर देंगे, और प्रिंट सम, सम आ जाएगा, यहाँ से सम की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, वो इन सब को उठाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेगा, सम करेगा, और जो आंसर आ जाएगा वो हमें सम में दिखा देगा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम है जो आपको शो कर रहा है रीड और डेटा स्टेटमेंट को। तो अब ये अगर आप कॉपी पे नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी, जब तक आप कॉपीज पे ये काम नहीं करेंगे आपके लिए मुश्किल होगा, और परेशान ही रहेंगे कि पता नहीं ये क्या काम करवा दी। एक दफा इसको कॉपी पे जरूर करना है। अब नेक्स्ट है जी, वो कहता है राइट ए प्रोग्राम आस्क नेम रोल नंबर। वो कहता है एक वैसा प्रोग्राम बनाएं जो आपका के स्टूडेंट्स का जो है वो रोल नेम इनपुट करे, रोल नंबर इनपुट करे, क्लास इनपुट करे, और उनका टोटल निकाले और परसेंटेज निकाले। तो जाहिर है जब भी हमने यूजर से कोई चीज लेनी है हम इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे। इनपुट एंटर नेम, और जो नेम आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इनपुट एंटर रोल नंबर इसमें सेव हो जाएगा, क्लास इसमें सेव हो जाएगी, सेक्शन इसमें, मार्क्स इसमें हो जाएंगे। जब ये सारा कुछ इनपुट कर लेंगे तो हम मार्क्स को टोटल कर देंगे, टोटल मार्क्स आ गया। और परसेंटेज किस तरह आएगा, टोटल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 850, तो ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे, स्टूडेंट का नेम आएगा, यहाँ नेम प्रिंट हो जाएगा, रोल नंबर सेक्शन प्रिंट हो जाएगा, और उसकी परसेंटेज और टोटल प्रिंट हो जाएगा। यानी कि एक स्टूडेंट्स का एक रिजल्ट कार्ड हमारा तैयार हो जाएगा। और ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यूजर से नंबर इनपुट कर रहे हैं, और नीचे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ये देखें ये इनपुट स्टेटमेंट है और ये प्रिंट स्टेटमेंट है, कि पहले हमने ऊपर नंबर सारे गेट कर लिए, उनको टोटल किया, उनकी परसेंटेज निकाली, और नीचे हमने यूजर के नेम के साथ उसको प्रिंट कर दिया हुआ।
आगे देखें जी, आगे हमारे पास एक और छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट। ये हम जब स्कूल खुलेंगे तो GW बेसिक पे भी प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए अभी परेशान नहीं होना, सब कुछ उधर ही करेंगे। अभी आपने क्या काम करना है, अभी आपने सिर्फ रिटर्न काम करना है आपने, ठीक है। तो इन प्रोग्राम्स के लिए परेशान नहीं होना है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, ये सब सॉल्व हो जाएंगे जब हम GW बेसिक पे वहां पे बैठ के लैब में ट्राई करेंगे इसकी, तो सब सॉल्व हो जाएंगे। चलें, ये प्रोग्राम इंशाल्लाह फिर हम टाइम मिलता है तो ये उस पे GW बेसिक पे करेंगे। बाकी ऊपर आपको MCQ शॉर्ट क्वेश्चन की समझ आ गई है बच्चों जी? कहाँ गए सारे? यस ये सर समझ आ गया। ठीक है ना? तो अपना काम अब शुरू कर दें और मुझे सेंड करें कि आपने काम किया हुआ है, ठीक है। काम जब तक आप कॉपीज पे नहीं करेंगे, आपकी, मैंने आपको बताया था कि असेसमेंट पे भी आपकी कॉपीज के मार्क्स होंगे, तो ये ना हो कि आपके मार्क्स भी कट जाएं, उधर डिडक्ट हो जाए असेसमेंट ना कर, होम असाइनमेंट ना करने की वजह से। तो अपनी असाइनमेंट्स को भी कंप्लीट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग सर आप क्वेश्चन। नोट्स भेज दें, हम शुरू कर लेंगे सर, बस हाँ, आज से शुरू कर मैं देंगे। आज नोट्स भेजता हूँ, नोट्स लें और उसको करना शुरू करें फौरन, ठीक है ना? और मुझे सर मैं पहले पहले क्या करता था सर, यानी बुक से याद किया, और सर जो तैयारी के लिए ना सर, जो रफ रजिस्टर था ना उस पे हम्म, लिखता था सर, मैं नोट्स नहीं बनाता था, लेकिन तैयार सब है। हाँ यानी तो पहला चैप्टर मेरा पूरा तैयार है, तो अब जो आप रफ पे आप जो बना ये देते, दूसरा रफ चैप्टर पढ़ रहे हैं GW बेसिक, रफ पे सर ये बनाने की आधा। बजाय अब आप उसने नोट्स पे ही बनाए ना, ताकि इनको भी अंदाजा हो जाए ना स्कूल वालों को कि हाँ काम हो रहा है, ठीक है ना? तो आप अपने याद करके, चाहे आप लिखना है, जब ओके लिखेंगे तो आप अपने नोटबुक पे लिखें जो आपके कंप्यूटर की है, ठीक है। चलिए अब अपना लेक्चर फिनिश करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 चैप्टर्स जो हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका रिटर्न काम आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। हमारे 2 चैप्टर्स हो गए हैं और कंप्यूटर GW बेसिक की जो बेसिक्स थी वो हमें सारी पता लग गई हैं। अब हमने आगे प्रोग्रामिंग शुरू करनी है, तो इन बेसिक्स को अच्छी तरह तैयार कर लें, अपनी कॉपी पे लिख लें और इसको याद कर लें, ताकि हम फिर नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है बच्चों? ठीक है, गई है। चलें अब जी सर ठीक है। लेक्चर फिनिश करें फिर। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अल्लाह हाफिज़।